शहर के सबसे महंगे होटल में सीमा अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी करने के लिए आई थी। सीमा और उसकी सारी सहेलियां किट्टी पार्टी करने में व्यस्त थी। साथ में सभी खाना भी खाती जा रही थी। सीमा ने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। जैसे ही वेटर ने कोल्ड ड्रिंक टेबल पर रखी तो सीमा ने उस कोल्ड ड्रिंक को छूकर देखा तो वह उस लड़के पर गुस्सा करते हुए बोली, ये कैसी कोल्ड ड्रिंक लाए हो? बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, नहीं तो पैसे पे नहीं करूँगी। वह लड़का बोला, मैडम आज सुबह से ही पूरे शहर की लाइट नहीं है, जिसकी वजह से होटल के फ्रिज नहीं चल पा रहे हैं। इससे ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो हमारे होटल में नहीं मिलेगी। आज आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। सीमा वेटर पर भड़कते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान चला रहे हो? तुम अपने इस होटल के मालिक को बुलाओ, अब मैं उनसे ही बात करूँगी। तुम जैसे छोटे मोटे वेटरों के मुंह नहीं लगती मैं। आज तो तुम्हें नौकरी से निकलवा कर रहूँगी। सीमा की तेज़ तेज़ आवाज़ को सुनकर आसपास बैठे हुए सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। स्टाफ के और भी लड़के आकर इकट्ठे हो जाते हैं और पहले वाले वेटर की तरफ से माफ़ी मांगते हुए बोले कि मैडम उससे गलती हो गई है, आप माफ़ कर दो, हम आपके लिए आज की कोल्ड ड्रिंक फ्री कर देंगे। बेचारा गरीब लड़का है, आप मालिक से शिकायत करेंगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसकी नौकरी बख्श दो मैडम, बहुत ही भला इंसान है। अभी इसको इस होटल में काम करते हुए 1 ही महीना हुआ है। उससे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। यह माफ़ करने वाली बात नहीं है। देखा नहीं किस तरह से मुझसे जबान चला रहा था। इसकी इतनी हिम्मत कि अपने कस्टमर के साथ जबान चलाए, इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम अभी के अभी इस होटल के मालिक को बुलाओ। स्टाफ का ही एक लड़का अपने मालिक को बुलाने के लिए अंदर गया। उसे पता चला कि आज होटल के मालिक तो अपने किसी काम से बाहर गए हुए हैं। लड़का मैनेजर को सारी बात बताता है। मैनेजर सीमा के पास आता है। सीमा के पास आकर बोला, मैडम जी माफ़ करिए, आज हमारे रेस्टोरेंट में ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्योंकि पूरे शहर की लाइट कट है। कल बहुत तेज़ चक्रवात आया था, जिसकी वजह से जगह जगह बिजली के तार टूट गए हैं, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। आपको तो इस बारे में पता होगा ही, आप मुझे इसी शहर की लगती हैं। मैं यह कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने ठंडी कोल्ड ड्रिंक के पैसे पे किए हैं, तो मुझे बस ठंडी कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे किसी की कोई बकवास नहीं सुननी है। सीमा अपनी बात पर अड़ जाती है, साथ ही साथ कहती है कि तुम्हें मेरी आज की किटी पार्टी का खाना भी फ्री करना पड़ेगा, वरना मैं अभी पूरे होटल में हंगामा मचा दूंगी। तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैनेजर अपने वेटर से कहता है, मैडम जी को खाने के लिए जो भी चाहिए मंगा दो और जल्दी से होटल से रफा दफा करने का इशारा करता है और मैडम जी के लिए दूसरा खाना लेकर आओ। मैनेजर के बहुत समझाने के बाद जैसे तैसे सीमा शांत होती है और उसकी सहेलियाँ भी सीमा को शांत होने के लिए कहती है कि अब तुम क्यों अपने दिल को जला रही हो। मैनेजर ने कहा कि वह दूसरा खाना तुम्हारे लिए भेज रहा है, अब शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही साफ़ सुथरा खाना पसंद है। जरा सा भी प्लेट में कुछ गड़बड़ होता है तो तुझे पसंद नहीं आता है। तभी सीमा की दूसरी सहेली बोली, हाँ हाँ क्यों ना हो, आखिर सीमा इतने बड़े बाप की बेटी जो है, उसके पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी तो सीमा ने इतने बड़े होटल में किटी पार्टी दी है। आज उसकी ही किटी पार्टी थी। अपनी सहेलियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सीमा फूली नहीं समा रही थी। अपनी हील की सैंडल को कटकटाते हुए वापस से कुर्सी पर आकर बैठ गई। अपने चेहरे पर पड़ी हुई बालों की लटों को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए बोली, देखा, पूरे स्टाफ की बोलती बंद कर दी है मैंने। मेरे सामने मुंह चला रहा था। आज इसकी किस्मत अच्छी है कि इसका मालिक इधर नहीं है। अगर मालिक होता तो मैं आज ही इस वेटर को नौकरी से निकलवा देती। होटल स्टाफ के सभी लड़के सीमा की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और सोच रहे थे कि जल्दी से ये मैडम जी हमारे होटल से निकल जाए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे होटल में आ जाते हैं, जिनके पास पैसा तो खूब होता है लेकिन तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती है। सीमा अपनी किटी पार्टी को करके अपनी सहेलियों में अपनी दोस्त जमा के होटल से बाहर निकल रही थी
कि तभी एक लंबी सी चमचमाती हुई कार होटल के बाहर रुकती है। सीमा उस नई कार को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वह कार अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है और सीमा उस कार को खरीदने का 2 महीने से सोच रही थी। कार को देखकर सीमा उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगती है। तभी कार के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसकी उम्र 65 वर्ष के करीब होगी। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उस व्यक्ति को देखकर सीमा चौंक गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इतनी महंगी कार से कोई और नहीं, सीमा के ससुर रामलाल जी निकले थे। अपने ससुर जी को इतनी बड़ी कार से निकलते हुए देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। रामलाल जी कॉटन का बहुत ही शानदार सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा पहने हुए थे। उस पर काले रंग की जैकेट पहने हुए थे। हाथों में घुमावदार छड़ी और आंखों पर बड़ा सा नज़र का चश्मा लगा था। रामलाल जी किसी सेठ से कम नहीं लग रहे थे। उनको देखकर सीमा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रामलाल जी सीमा को देखकर कुछ नहीं बोले और वह आगे होटल की तरफ बढ़ गए। क्या हुआ सीमा, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। सीमा की सहेलियों ने पीछे से सीमा को झकझोरते हुए कहा। आज सच में सीमा को ऐसे ही लग रहा है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वह अपनी आंखों को मलती है और दोबारा से रामलाल जी को देखती है। क्या सच में यह वही मरियल सा बुढ़ा है जिसको मैंने साल भर पहले अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, जो कमरे में पूरे दिन लेटे लेटे खांसता रहता था। पहले तो ऐसा लगता था कि यह आज नहीं कल मर जाएगा। इसके कपड़ों से भी ऐसी बदबू उठती थी कि इसके पास खड़ा होना भी भारी हो जाता था। लेकिन आज ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? इसके पास इतना पैसा कैसे आया? इतनी बड़ी कार कैसे खरीद ली? सीमा के दिमाग में ना जाने कितने सवाल कौंध रहे थे और वह अपने ससुर रामलाल जी से उन सवालों के जवाब पूछना तो चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने ससुर जी से किसी भी सवाल को पूछने की। पीछे से सीमा की एक सहेली उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चल सीमा, अब घर भी चलना है। क्या होटल के बाहर ही खड़ी रहेगी? और पता नहीं उस बुढ़े को इतना घूर घूर कर क्या देख रही है। क्या तू उस बुढ़े को जानती है? सीमा बोली, नहीं नहीं, मैं उसको क्यों जानने लगी, मैं तो बस इस कार को देख रही थी। सीमा अपनी सहेलियों के साथ अपनी कार में आई थी, जो कि रामलाल जी की कार के बगल में ही खड़ी थी। आज सीमा को अपनी कार बहुत छोटी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे कार को स्टार्ट करके वह घर चली गई, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आई। जिस इंसान को उसने होटल के बाहर देखा था, क्या वह सच में उसके ससुर रामलाल ही थे? हूबहू उसके ससुर की तरह थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका मन कह रहा था कि नहीं नहीं, वह बुढ़ा इतना बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? उसको तो मैंने घर से मरी सी हालत में निकाला था। वह तो घर से निकलते ही मर गया होगा। जरूर यह कोई उसका हमशक्ल होगा जिससे मुझे धोखा हुआ है। किसी तरह से वह अपने मन को समझाने की कोशिश करती है। उधर जैसे ही रामलाल जी अपने होटल में प्रवेश करते हैं, होटल का मैनेजर उन्हें सारी बातें बता देता है। साथ में स्टाफ के उतरे हुए चेहरे को देखकर रामलाल जी सब समझ जाते हैं कि जरूर उनकी बहू ने इन सब से कुछ कहा है, तभी इन सब के चेहरे इतने उतरे हुए हैं। और वह सब तो इसलिए भी डरे रहे थे कि कहीं होटल का मालिक उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। लेकिन रामलाल जी तो अपनी बहू के व्यवहार से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह पूरी सीसीटीवी को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब अपना अपना काम समय पर करो, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अपने मालिक की बात सुनकर पूरा स्टाफ खुश हो जाता है। रामलाल जी एक बहुत ही नेक इंसान है। वे ज़माने से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के उम्र के साथ बड़े से बड़े अनुभव उन्होंने कर लिए हैं। अच्छा बुरा हर समय देख लिया है, इसलिए अब वह हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे को देखकर रामलाल जी अपने मन में सोचते हैं कि उनकी बहू आज भी बिल्कुल नहीं बदली है, जैसी थी वैसी ही है। बदतमीज, अकड़ू और घमंडी, जिसे अपने आप के पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, आज भी इसका घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। रत्ती मात्र भी फर्क नहीं आया है बहू में। रामलाल जी अपनी बहू से पूरे 1 साल के बाद मिले थे। मिले क्या थे, बस दूर से देखा था, लेकिन सीसीटीवी में उसकी हरकतें देखकर वह समझ गए
कि उनकी बहू आज भी वैसी ही है और उस दिन को याद करने लगते हैं जिस दिन उन्होंने अपने बेटे की शादी सीमा से की थी। उस मनहूस दिन को वह कभी नहीं भूल सकते। बेटे की शादी होने के बाद ही रामलाल जी की पत्नी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके सर में इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि उन्हें बचाया ना जा सका। अब घर की सारी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर आ गई थी, लेकिन सीमा ने तो अपने मायके में कभी काम किया ही नहीं था। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के पैसों को उड़ाना जानती थी। ना तो उसे पैसों को बचाना आता था, ना घर के खर्चों को चलाना, ना ही तो उसने अपने मायके में घर के काम सीखे थे। अगर कभी रामलाल जी बहू से खाने के लिए कह देते तो बहू चिल्लाकर पड़ती कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अगर खाना खाना है तो जाकर बना लो। मैंने तो अपना खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया है और मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं रसोई में जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, बर्तन धुलूंगी, घर के कामकाज करूंगी। मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया है तो इस घर में भी कोई काम नहीं करूंगी। रामलाल जी को घर में बहू के होते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते। अपने लिए खाना बनाना पड़ता, रसोई साफ करते, साथ ही साथ घर की सफाई भी करनी पड़ती। पत्नी के जाने के बाद आज उन्हें एहसास हुआ कि बिना पत्नी के बुढ़ापा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें। बहू तो जैसी है वैसी है। बेटा भी कुछ नहीं समझता है। वह भी अपने ऑफिस के काम, ऑफिस की पार्टियों में ही बिजी रहता है। उसे तो घर में बैठा हुआ बूढ़ा बाप दिखाई ही नहीं देता। बेटा पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है और उसे घर के किसी सदस्य से कोई मतलब नहीं है। एक दिन सीमा अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है, लेकिन उसका खाना समय से नहीं पहुंचता है। रात के 10 बज गए। वह इंतजार करती रही। उसने फ़ोन लगाकर पूछा कि उसका खाना कितनी देर में आ रहा है, तो होटल वाले ने मना कर दिया कि हमारे इधर डिलीवरी करने के लिए कोई बंदा नहीं है, इसलिए हम आपके यहाँ खाने की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। सीमा होटल वाले को बहुत खरी खोटी सुनाती है। रात के 10 बज गए। कुछ खाने के लिए भी नहीं था। रसोई में गई तो देखा कि रामलाल जी ने अपने खाने के लिए आलू मटर की सब्जी बनाई थी और साथ में रोटी भी बनाई थी। सीमा को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए वह आलू मटर की सब्जी और 2 रोटी गर्म करके रसोई में ही बैठकर खाने लगी। तब तक रामलाल जी रसोई में पानी लेने के लिए गए। अपनी बहू को अपने हाथ का खाना खाते हुए देखकर वह खुश हो गए और बहू से पूछने लगे कि बहू खाना कैसा बना है। सीमा खाना खाने के बाद अपने ससुर जी से बोली, वो तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ की सब्जी खा ली, वरना तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना छूती तक नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बनाए हुए खाने की तारीफ करूँगी? नहीं बहू, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, क्योंकि मेरे आलू मटर की सब्जी की सभी तारीफ करते हैं, तो शायद तुम्हें भी पसंद आई होगी। सब्जी तो वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन सीमा उसकी तारीफ नहीं करना चाह रही थी। सीमा बोली, तुम्हें क्या लगता है एक आलू मटर की सब्जी बना लेने से तुम क्या एक अच्छे कुक या रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे? अरे एक वेटर तक बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। मैंने तो बड़े बड़े होटल का खाना खाया है, तुम्हारी सब्जी तो उसके आगे कुछ भी नहीं लगती है। बहू की बात रामलाल जी को बहुत बुरी लगती है। एक तो मेरे हाथ का खाना खाया, तारीफ करने की जगह मुझे मेरी औकात दिखा रही है। पता नहीं इसने अपने घर में क्या सीखा है, जरा सी भी बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती है। कुछ दिनों बाद रामलाल जी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से वह ना ही तो खाना बना पा रहे थे और ना ही कुछ खा पा रहे थे। बेटा भी अपने ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए बाहर गया था। बहू तो पहले भी अपने ससुर की कोई देखभाल नहीं करती थी। आज जब वे बीमार पड़ गए तो उन्हें खाने के लाले हो गए। बीमारी की हालत में उन्होंने कई बार बहू से हाथ जोड़कर कहा कि बहू मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, मेरी तबीयत खराब है, कई दिन से ना मैं खाना बना पा रहा हूँ और ना ही खा पा रहा हूँ, जिस वजह से कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन सीमा तो अपने ही घमंड में चूर थी। उसे अपने बूढ़े ससुर पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी, ना ही उसे रिश्तों की कद्र थी कि आखिर वह हमारे ससुर जी हैं, बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा बहुत हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसने यह कुछ भी नहीं सीखा था। एक दिन बहू ने फिर से अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। सीमा अपने कमरे में थी तो उसे सुन नहीं पाया।
उस ऑर्डर को रामलाल जी ने ले लिया। कुछ खाने का था। भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए उसमें से कुछ खाना रामलाल जी ने खा लिया। जब बहू ने देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तुमने मेरा खाना खाया तो खाया कैसे, वह भी मेरे बिना परमिशन के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खाने की। तुम्हें पता है मैं अपना खाना इस शहर के सबसे बड़े होटल से मंगवाती हूँ। तुम क्या जानो उसका स्वाद। तुम्हारी हैसियत सड़क किनारे लगे ढाबे पर खाने की है। सीमा ने आओ देखा ना ताओ और अपने ससुर जी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बुढ़ा जब तक घर पर रहेगा तब तक मुझे परेशान करता रहेगा, मेरी चीज़ों को खाता पीता रहेगा। अब मैं इसको अपने घर से बाहर निकाल दूंगी तो अपने आप ही सारी समस्याएं घर से बाहर चली जाएगी। अपने ससुर का हाथ पकड़कर सीमा ने घर से बाहर निकाल दिया और बोली, अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती हूँ। पहले तो घर के काम धाम भी करते थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती थी। अब तो कोई काम भी नहीं करते हो। मैंने अपने घर में काम के लिए एक काम वाली लगा ली है। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ इस घर से। बेटा मैं बुढ़ापे में अपने घर को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मुझे नहीं पता। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, पर अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगी। इतना कहकर सीमा दरवाज़ा बंद कर लेती है। घर के बाहर खड़े हुए रामलाल जी उदास होकर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत देर तक सोचते विचारते रहे कि इस तरह से अपमान सहकर बहू के साथ रहना भी अब सही नहीं है। अब मुझसे यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। वह उठकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ते हैं। अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं 500 रुपये पड़े हैं। बाजार से 10-20 का कुछ खरीद कर वह खा लेते हैं। बाकी पैसे वापस से अपनी जेब में रख लेते हैं। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही भटकते रहे। 10-20 का कुछ लेकर खा लेते हैं। सड़क के किनारे किसी बेंच पर लेटकर सो जाते हैं। एक दिन वह बाजार से गुजर रहे थे तो एक लॉटरी वाला लॉटरी बेच रहा था। रामलाल जी का मन हुआ कि क्यों ना लॉटरी का एक टिकट वह भी खरीद ले, क्या पता बुढ़ापे में किस्मत चमक जाए। एक बार किस्मत को आजमाने में क्या बुराई है, और नहीं कुछ होगा तो कौन सा 100 रुपये में मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। इसलिए वह 100 रुपये का लॉटरी का एक टिकट खरीद लेते हैं और संभाल कर अपने पास रख लेते हैं। कुछ समय तक रामलाल जी मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठकर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। महीने भर बाद लॉटरी का नंबर निकलता है। अपनी लॉटरी के टिकट को लेकर रामलाल जी भी वहां गए। पता चला रामलाल जी की पूरे 4 करोड़ की लॉटरी निकली है। रामलाल जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद रामलाल जी को उनकी लॉटरी की धनराशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले तो रामलाल जी अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ठीक से ना खाने की वजह से और बीमारी की वजह से वह कमज़ोर हो गए थे। अच्छी तरह से ठीक होने के बाद फिर सोचते हैं कि इतने सारे पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जिससे उनके पैसे दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे। यही सोचकर और बहुत से लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोला, वह भी सड़क के किनारे, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के बाद तो रामलाल जी की किस्मत ही चमक गई। पूरे शहर में इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। अब तो शहर के सभी लोग उस रेस्टोरेंट में किट्टी पार्टी करने, खाना खाने, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आने लगे। सारे छोटे मोटे फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए सारी व्यवस्था थी उस रेस्टोरेंट में। पूरे शहर में रामलाल जी के रेस्टोरेंट की चर्चा होने लगी। सब उसकी तारीफ करने लगे। सीमा ने भी उसकी तारीफ सुनी। सीमा तो पहले ही बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और अच्छे खाने की शौकीन थी। उसे तो महंगे रेस्टोरेंट में दिखावा करना बहुत पसंद था, इसलिए वह भी अब अपनी सारी किट्टी पार्टियों को और कोई भी छोटा मोटा फंक्शन इसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए आने लगी। एक दिन सीमा अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस रेस्टोरेंट में आई। रेस्टोरेंट के बाहर उसने आज भी वही कार खड़ी हुई देखी जो उसी व्यक्ति की है, जो कि उसके ससुर से मिलता जुलता है। आज जरूर उससे मिलकर मैं बात कर लूँगी कि आखिर वह है कौन। अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सीमा की नज़रें उस कार वाले व्यक्ति को ढूंढ रही थी। वह चारों तरफ नज़र फैलाकर देख रही थी कि कहीं पर वह व्यक्ति दिख जाए। तभी सीमा की नज़र होटल के मालिक की कुर्सी पर पड़ी, जिस पर वह व्यक्ति बैठा था। सीमा के होश उड़ गए। वह भागकर उस व्यक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? पास में खड़े मैनेजर से पूछती है, यह व्यक्ति कौन है और यहाँ मालिक की कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? मैनेजर ने कहा, मैडम हमारे इस होटल के मालिक मिस्टर रामलाल जी हैं।
रामलाल नाम सुनकर सीमा के होश उड़ गए। क्या यह इस होटल के मालिक है? यह कैसे हो सकता है? बुड्ढे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तभी एक व्यक्ति रामलाल जी के पास कुछ फाइलें लेकर आया और रामलाल जी से बोला, रामलाल जी, आपने हाईवे के उस तरफ जो बड़ा वाला खेत खरीदा है अपना दूसरा रेस्टोरेंट खोलने के लिए, उसके कागज़ बनकर तैयार है। आप आज ही चलना, रजिस्ट्री की सारी तैयारियां हो गई है। रामलाल जी फाइल को चेक करते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अपने ससुर जी को इतना पैसा वाला देखकर सीमा की नीयत बदल गई। आज वह अपने ससुर जी से बड़े ही प्यार से बात करने लगी। अरे पापा जी, आपने बताया नहीं, आप इतने बड़े आदमी बन गए हो, इतना सारा पैसा हो गया है आपके पास। अब चलिए अपने घर में, कब से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। रामलाल जी अपनी बहू के हर एक पैतरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह कब क्या रंग बदल देती है। रामलाल जी पास में खड़े हुए एक वेटर से कहते हैं, मैडम जी ने खाना खा लिया हो तो इनका बिल इनको पकड़ा दीजिए। मैं इनको नहीं जानता हूँ कि यह कौन है, और तुम्हें पता है कि मैं किसी भी ऐरे गैरे से बात नहीं करता हूँ, तो यह हमारे कैबिन में अंदर तक कैसे आ गई? यह हमारे होटल की कस्टमर है, इनको बाहर तक ही रखिए, अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सीमा की सबके सामने ऐसी बेइज्जती हुई कि अब वह वहाँ खड़ी न रह सकी। जिसको वह पापा जी कह रही थी, उन्होंने तो उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसको मैं नहीं जानता हूँ, यह हमारे होटल की मात्र एक कस्टमर है। चलिए मैडम, आपका बिल आपकी टेबल पर पहुँचा दिया है। एक वेटर सीमा से बोला। सीमा का चेहरा देखने लायक था, एकदम से बुझी हुई लालटेन की तरह हो गया था। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। झुंझलाती हुई अपनी टेबल के पास गई और चुपचाप से अपना बिल देकर होटल से निकल गई। तो दोस्तों, समय का कुछ पता नहीं होता, कब क्या करवट ले ले, बुढ़ापे पर क्या रंग दिखा दे। इसलिए कभी भी किसी को अपने आप से छोटा ना समझे और अपने पैसों का घमंड तो बिल्कुल ना करें। सीमा भी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी, उसे भी अपने पैसों का बहुत घमंड था। लेकिन आज अपने ससुर जी के पास 10 गुना ज़्यादा पैसा देखकर उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।